वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बाल विकास यानी कि CDP का बैक ईयर सीरीज। दोस्तों ये आपका बैक ईयर पेपर आपके लिए मैं लाया हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि जो भी परीक्षा आपकी हो रही है उसमें बैक ईयर यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके होते हैं उससे सीधे के सीधे प्रश्न आपके उठाए जाते हैं। इसी महत्व को देखते हुए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए बैक ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका यूपी टेट का पेपर है, 2016 में आपका पेपर हुआ था और जूनियर लेवल का आपका पेपर है। तो चलिए साथियों हम लोग देखते हैं और आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये बात भी मुझे कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइए। ठीक है साथियों, आइए पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने, आप इसको पढ़िए और जवाब करिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आपका आता है? 4 विकल्प आपके, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों थॉर्नडाइक ने जो आपका सिद्धांत दिया था वो आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत आपका हुआ था और व्यवहारवादी आपके माने जाते हैं आपके थॉर्नडाइक, तो इसलिए विकल्प नंबर आपका ए सही है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ थॉर्नडाइक ने यहाँ पर अधिगम के नियम दिए थे और अधिगम के नियम के अंतर्गत इन्होंने कुल मिला के अधिगम के 8 नियम दिए थे, जिसमें आपके 3 मुख्य नियम थे और 5 आपके गौण नियम आपके माने जाते हैं। मुख्य नियम में एक आपका प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम आपका है। और थॉर्नडाइक ने जिस जानवर का प्रयोग किया था उस जानवर का नाम आपका था बिल्ली। इन्होंने अपने प्रयोग में बिल्ली का यूज किया था। इस तरह से आपके थॉर्नडाइक के संबंध में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आपको जानने के लिए मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक है? दोस्तों सीखने का जो आपका वक्र होता है वह हमेशा आपका सीखने की प्रगति का सूचक है, इसलिए विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी ये है कि इसमें जो आपको चारों के चारों विकल्प आपको मिलेंगे वो आपको लगभग एक जैसे नजर आएंगे। तो आपका आज क्या है? सीखने की प्रगति का सूचक। सीखने के वक्र कुल मिला के कितने प्रकार के आपके होते हैं? 4 प्रकार के आपके होते हैं। एक आपका सरल रेखी, एक आपका सकारात्मक, एक नकारात्मक और एक आपका मिश्र। इस तरह से 4 प्रकार के आपके सीखने के वक्र आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आप लोग देखिए बेटा। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? जो आपका व्यक्तित्व है आपका पर्सनालिटी, उसका जो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों इसको देने वाले थे आपके अल्बर्ट बंडूरा, है ना। अल्बर्ट बंडूरा और बाल्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपका दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मिरर ड्राइंग परीक्षण। एक आपका टेस्ट है मिरर ड्राइंग परीक्षण। ये आपका किस चीज़ के मापन करता है? किस चीज़ से मापन, आपका किस चीज़ का मापन होता है साथियों? तो ये आपका एक अधिगम का मापन आपका है ना। इससे अधिगम का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही होगा, विकल्प नंबर आपका सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन या मानक विचलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। बी आपका सही होगा, माध्यिका। मीडियन जो आपका होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक आपका माप होता है। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति एक आपकी सांख्यिकी की एक आपकी विधि है ना, जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आपकी होती हैं, एक आपका माध्य यानी कि मीन, एक माध्यिका अर्थात मीडियन, एक मोड यानी कि बहुलक। ये 3 टाइप्स आपके, इसके 3 प्रकार आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भिन्न है? इनमें से एक आपका अलग है या आपको बताना है कौन आपका अलग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका बी, 16PF यानी कि 16PF इसका आंसर आपका सही होगा, विकल्प नंबर आपका बी। साथियों अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ 16PF जो आपका है ना, इसका मतलब आपका तो होता है PF का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर। इसके माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नापा जाता है, जबकि बाकी जो आपके हैं ना, बाकी जो आपके हैं अन्य 3 विकल्प आपके TAT, क्लाउड, पिक्चर टेस्ट, ड्रा एंड मैन, ये तीनों के तीनों आपकी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। जबकि 16PF कैटल द्वारा निर्मित एक आपका व्यक्तित्व का परीक्षण आपका है जो कि प्रक्षेपी विधि आपकी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि 16PF जो आपका ये आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं है, बाकी अन्य 3 आपकी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आपके माने जाते हैं। बहुत क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी विधि है, निम्नलिखित में से कौन अप्रक्षेपी विधि है, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और भी कोई प्रश्न आपके बन सकते हैं, विकल्प के माध्यम से बन सकते हैं, तो उन सारे के सारे विकल्पों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक, है ना।
विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक आपके कौन थे? 4 विकल्प आपके पास है, तो इसका आंसर आपका होगा हैविंगटन, है ना। सही आंसर आपका क्या होगा? हैविंगहट। रॉबर्ट हैविंगहट ये आपके कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे, शिकागो यूनिवर्सिटी के एक आपके प्रोफेसर थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कठिन है, जब पेपर आपका बहुत ज़्यादा कठिन होगा तभी आपका ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा। तो बी आंसर आपका सही है। अगला देखते हैं, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? है ना। सृजनशीलता की पहचान करने के लिए जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि टॉरेंस। टॉरेंस महोदय जी के द्वारा आपका सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण आपका किया गया था सन 1971 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, डॉट 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 अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के जो आपके प्राथमिक नियम है उनमें से जो आपका एक है वो आपका है प्रभाव का नियम। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के नियम आपके दिए गए, है ना। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक ने आपके दिए थे, और जिसमें एक आपका प्रभाव का नियम, एक आपका अभ्यास का नियम, एक आपका तत्परता का नियम आपका है। कुल मिला के थॉर्नडाइक ने अधिगम के 8 नियम दिए थे, जिसमें 3 प्राथमिक नियम थे और 5 आपके गौण नियम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साथियों मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं आप लोग अपने नोट्स में उसको उतारते चलिए। एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए और वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक कर आप ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोग अपने नोट में उतारिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगामी परीक्षा में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आप लोग पा सकते हो अगर इस तरह की एक्टिविटी आप लोग करते हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया गया है? इसमें से अन्वेषण जो आपका होता है उसमें ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किस चीज़ में किया गया है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केस स्टडी। जो आपका केस अध्ययन होता है उसमें इस टाइप की विधि का प्रयोग किया जाता है। केस अध्ययन में ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। साथियों ये आपका जूनियर स्तर का पेपर है, यहाँ का 6 से 8 वाली क्लास का पेपर है, तो थोड़ा सा हल्का सा कठिन होता है प्राइमरी लेवल के कंपेयर में। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि पेपर जब प्राइमरी का कठिन होगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर के पेपर का रूप धारण कर पाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को सरल से कठिन की ओर अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे अपन कहते हैं अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। अधिगम का ट्रांसफर इसको कहते हैं जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में आपको मदद करे या हेल्प करे या प्रभावित करे, उसे अपन क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आता है। जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण आपका क्या होता है ना। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उपक्रम। क्या? उपक्रम, अंडरटेकिंग जो आपका होता है वो आपका होता है। जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के जो चरण आपके होते हैं, सबसे पहला आपका होता है उपक्रम, फिर आपका होता है उद्भव, फिर आपका होता है उद्भाषण, फिर आपका होता है लास्ट में मूल्यांकन। इस तरह से जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण आपके बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादन किया। साथियों ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो आपकी है वो आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा आपकी दी गई थी। अच्छा क्वेश्चन आपका विकल्प नंबर सी। और इन्होंने अपने प्रयोग में जो जानवर का यूज किया था वो जानवर का नाम था आपका बिल्ली, है ना। इन्होंने अपने प्रयोग में बिल्ली का यूज आपका किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉट 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 व्यक्तित्व डॉट 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 व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। दोस्तों ये डेफिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा चर्चित डेफिनेशन है और हर एक पेपर में आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। तो इसका सही आंसर आपका होगा G.W. आलपोर्ट। ये डेफिनेशन देने वाले आपके कौन थे? G.W. आलपोर्ट महोदय जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बढ़िया क्वेश्चन आपका है। सीखने में पलायन किस पर आधारित है? सीखने में पलायन आपका किस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर आपका रहेगा बेटा विकल्प नंबर बी, नकारात्मक पुनर्बलन पर। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आपका आधारित होता है। इस तरह से आंसर आपका बी सही होगा। क्या? बी, है ना। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, उदाहरण के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी भी नहीं आता है। इससे सीखने में पलायन की समस्या आपकी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि बच्चे को जब आप दंड दोगे तो बच्चा स्कूल आना बंद कर देगा, और जो बच्चा स्कूल आना बंद करता है इसे ही हम लोग सीखने में पलायन हम लोग कहते हैं। तो यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन बच्चों को कभी भी नहीं देना चाहिए, हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन ही बच्चों को मोस्टली देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है ना, नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि स्वर विज्ञान। क्या आंसर सही होगा आपका? स्वर विज्ञान। जो आपका भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करते हैं ना, उसे हम लोग स्वर विज्ञान कहते हैं। विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो स्मृति जो आपकी होती है, मेमोरी होती है, उसका कौन सा आयाम नहीं है? तो ये आपका है तर्क करना। तर्क करना यानी कि ये आपकी स्मृति यानी कि आपकी मेमोरी का हिस्सा आपका नहीं होता है, जबकि 3 आपके हिस्से हैं। एक आपका होता है आपका धारण, एक आपका पुनः स्मरण, एक आपका पहचानना, है ना। ये आपके हिस्से आपके इसी के माने जाते हैं मेमोरी के, जबकि तर्क करना इसका हिस्सा आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। TAT है ना, TAT ... द्वारा बनाया गया, यानी कि TAT जो आपका टेस्ट है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा मरे, यानी कि मॉर्गन एंड मुरे पूरा नाम इनका था। क्या? मॉर्गन एंड मुरे पूरा नाम था आपका ये। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये TAT का पूरा नाम आपका है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना। हिंदी वर्जन आपका है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसका हिंदी वर्जन है, और पूरा नाम है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा आपका दिया गया सन 1935 में, है ना। और ये एक आपका प्रक्षेपी विधि है जिसके माध्यम से हम लोग व्यक्तित्व का मापन करते हैं, ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन तैयार हुए? एक तो व्यक्तित्व का मापन होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। दूसरा एक आपकी प्रक्षेपी विधि है। तीसरा किसने दिया? मॉर्गन एंड मुरे ने दिया। कब दिया? 1935 में दिया। इसका पूरा नाम क्या है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। हिंदी में पूरा नाम क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस तरह से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके तैयार हुए, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? यानी कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उसमें किसी भी तरह की अगर आपको बाधा आ जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं कुंठा। क्या कहते हैं अपन? कुंठा। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पर कि आप लोगों का इच्छा है कि मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, ये आपके दिमाग में हमेशा लगा रहता है मुझे स्कूटी चाहिए, जब मैं पास हो जाऊँगा स्कूटी चाहिए। और अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो आपकी जो सोच है, आपकी जो इच्छा है, उस पर लगाम लग जाए, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? कुंठा, यानी कुंठित विचार हम लोगों का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख का जो रंग होता है उसे कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो उसका आंसर होगा आपका आनुवांशिकता, हेरिडिटी, है ना। तो आनुवंशिकता आँख के रंग को प्रभावित आपका करता है। विकल्प आपका बी सही होगा। साथियों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो फर्स्ट टाइम टीचर कैप्सूल पर आया होगा। आपके नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को पॉज करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आप बेल आइकन दबा लेते हो तो इसके माध्यम से आप सभी लोगों को जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो आपको तत्काल प्रभाव से आपको मिल जाएगी। बेल आइकन के ना दबाने से आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को पॉज करिए सब्सक्राइब बटन को, और साथ में बेल आइकन को भी आप लोग दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है साथियों? इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर सी, बुद्धि, है ना। किससे? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि से, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आधार आयु को हम लोग बेसल ईयर भी कहते हैं। क्या? बेसल ईयर, आधार वर्ष जो आपका होता है उसे हम लोग बेसल वर्ष भी कहते हैं। यानी कि आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित होती है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर लेता है उसे आधार वर्ष यानी कि आधार आयु, इंग्लिश में उसे बेसल ईयर भी कहते हैं। जिस आयु स्तर को कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता उसे उस बालक के लिए टर्मिनल आयु कहते हैं। क्या? टर्मिनल आयु। आधार आयु का
संप्रत्यय जो आपका है विलियम स्टर्न के द्वारा आपका दिया गया है ना। जो आपका आधार आयु किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। तो बेसल आयु, दो चीज़ें आपकी आती हैं, एक आपका बेसल ईयर क्या होता है, तो बेसल ईयर आपका वह होता है जिस उच्चतम स्तर के, जिस हाईएस्ट आयु के स्तर के बच्चे प्रश्नों को हल कर लेता है उसे बेसल ईयर। वहीं पर टर्मिनल आयु जो आपका होता है, टर्मिनल वर्ष आपका होता है जिस निम्नतर स्तर की, जिस आयु स्तर के बच्चा जो होता है प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है उसे हम लोग टर्मिनल आयु कहते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके होते हैं और किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेपर में बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है ना, गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण आपका माना जाएगा। यानी कि क्लास में एक शिक्षक के द्वारा स्टूडेंट को डांटा गया और वही स्टूडेंट जब घर पर आता है अपनी छोटी बहन पर गुस्सा निकालता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं विस्थापन। गुस्सा जो आपकी है एक जगह से दूसरी जगह आपकी विस्थापित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, ये आपका। अक्सर आप लोग भी ऐसा करते हो, किसी की गुस्सा किसी के ऊपर निकालते हो, तो आंसर आपका क्या रहेगा, विकल्प नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बेटा 23 नंबर आपके पास। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से आपका संबंधित है। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत जो आपका है वो आपका कोहलर के द्वारा आपका दिया गया। विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा, डी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, जो आपका गेस्टाल्ट का मतलब आपका होता है, पेपर में आता है कि गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ आपका होता है संपूर्ण, यानी कि होल, यानी कि समग्र, है ना। इसलिए गेस्टाल्ट सिद्धांत को हम लोग समग्र आकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, संपूर्ण आकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि गेस्टाल्टवादी जो आपके मनोवैज्ञानिक थे उनकी संख्या कितनी थी, तो कुल मिला के 4 मनोवैज्ञानिक आपके गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के माने जाते हैं। और उनकी ट्रिक आपकी क्या है, तो उनको ट्रिक कुछ इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिपल के बी। क्या, ट्रिपल के बी, यानी कि के से कोहलर, कोप्फा, कुर्ट लेविन और वर्दीमर। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूँ। 4 मनोवैज्ञानिक आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, कोहलर, कोप्फा, कुर्ट लेविन और वर्दीमर। इस ट्रिक क्या है, ट्रिपल के बी, ठीक है। और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, संपूर्ण यानी कि समझ, संपूर्ण यानी कि होल, समग्र। और ये सिद्धांत कोहलर ने क्या दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था। इनसाइड थ्योरी किसने दी थी, कोहलर के मध्य से दी गई थी। कोहलर ने अपने प्रयोग में जिस जानवर का यूज किया था उस जानवर का नाम क्या था आपका, चिंपैंजी, जिसका नाम, जिसको सुल्तान भी अपन कहते हैं, उसका नाम था। और वनमानुष भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। वनमानुष और चिंपैंजी आपकी एक ही बात है, जबकि उसका नाम आपका क्या था, सुल्तान। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इरोस शब्द संबंधित है। इरोस जो आपका है वो आपका किससे संबंधित है साथियों, तो ये आपका है जीवन मूल प्रवृत्ति से। विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा, जीवन मूल प्रवृत्ति। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो आपका मूल प्रवृत्ति के बारे में जो आपकी चर्चा की थी किसने, फ्रायड महोदय जी ने। फ्रायड महोदय के द्वारा आपका ये आपका चीज़ आपकी दी गई थी। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहते हैं। अगर मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँ, जो जीवन की मूल प्रवृत्ति होती है उसे इरोस कहते हैं, तथा मृत्यु की जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है उसे थैनाटोस। लिख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, थैनाटोस, थैनाटोस, है ना। जीने की जो आपकी मूल प्रवृत्ति, जीवन की मूल प्रवृत्ति इरोस कहलाती है, जबकि मृत्यु की मूल प्रवृत्ति आपकी थैनाटोस कहलाती है। और इसको देने वाले कौन थे आपके, सिगमंड फ्रायड। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपके थे, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। अहम निर्देशित करता है, अहम जो आपका होता है किस चीज़ को निर्देशित करता है, तो इसका उचित आंसर होगा आपका वास्तविक सिद्धांत, है ना। अहम आपका क्या है, आपका विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। बी पर आप लोग टिक लगाइए। मैं आपको साथियों बता देता हूँ 3 प्रकार के आपके होते हैं। एक आपका होता है अहम, अहम जो आपका होता है वो आपका वास्तविक सिद्धांत को निर्देशित करता है, जबकि इदम होता है वो आपका पार्श्विक जो आपकी इच्छाएं होती हैं उनको निर्देशित करता है, यानी कि पुरानी जो आपकी इच्छाएं होती हैं उनको निर्देशित करता है, जबकि परा अहम सुपर ईगो सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है ना। यानी कि आपके अंदर सिद्धांत की बात अगर आपकी की जाए, संस्कार की बात आपकी की जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी परा अहम में चली जाएंगी, सुपर ईगो में आपकी चली जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका, कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन आपका होता है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या हो जाएगा, तो ये आपसे पूछा है। दोस्तों जब ये आपकी सुई है, आपका ये हार्मोन है, अगर ये किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो इससे बच्चों को भूख कम लगती है,
क्या? विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। इससे बच्चों में भूख कम लगती है ना। इसकी सुई दे देने से बच्चों में भूख कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन आपका है, ये देखिएगा 27। साथियों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रियली में बहुत ज़्यादा मैं मेहनत आप लोगों की करता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपके लिए शिक्षक मेहनत करता है, तो आप लोग भी शिक्षक को फीडबैक जरूर करते जाइए, कमेंट करते जाइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इस वीडियो में आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप लोग ये भी कमेंट करके बताएँ, और वीडियो को लाइक भी आप लोग ज़रूर करते चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? मानसिक आयु आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका ए 12 साल। मानसिक आयु कितनी होगी आपकी? 12 साल। ए आंसर आपका सही होगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो आपको बुद्धि लब्धि अगर आपको निकालनी है, तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आपका क्या होता है, MA/CA, यानी कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, है ना, इंटू 100। तो जब ये फॉर्मूला आप लोग लगाओगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बुद्धि लब्धि आपके पास दी गई है, आपकी 75 बुद्धि लब्धि आपकी है, मानसिक आयु आपसे निकालने के लिए पूछा है, जबकि वास्तविक आयु कितनी आपकी 16 है, और 100 का गुणा करोगे तो इस तरह से आपका निकल कर आ जाएगा। आप फॉर्मूला में लगाओगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 आपके पास में रहा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसमें आपका क्या होता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका डी, मस्तिष्क और मेरुदंड, है ना। मस्तिष्क तथा मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके आते हैं। तो डी आंसर आपका सही होगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है, आप लोग देखिए और जिसका जवाब करिए। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक है। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक आपकी क्या है? तो ये एक आपकी चिंता विकृति आपकी है। विकल्प नंबर आपका क्या? सी सही होगा। चिंता विकृति आपकी है। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में बार बार दोहराने लगता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भलीभांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आते रहते हैं, जिससे मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? चिंता। हम लोग कहते हैं ना कि मुझे चिंता है, चिंता है, चिंता है। ये चिंता का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं, हम लोग उनके विषय में सोचना भी नहीं चाहते, इसके बावजूद भी वो सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चिंता, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चिंता के बारे में मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। चिंता जिंदे को जला देती है। चिंता जिंदे को जला देती है, जबकि चिता मुर्दे को जला देती है। चिता जो होती है वो तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता वो तो जिंदे को ही जला देती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय ... के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों इसको देने वाले आपके थे युंग महोदय जी। युंग महोदय जी ने आपका ये दिया था। अच्छा क्वेश्चन आपका है। युंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा। उन्होंने कहा एक व्यक्तिगत अचेतन और आपका एक सामूहिक अचेतन आपका होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे आप लोगों ने, और आप लोगों को मैं विश्वास देता हूँ कि आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में ये पूरे के पूरे वीडियो डाले हैं, यूपी टेट बैक ईयर सीरीज। क्या? यूपी टेट बैक ईयर सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर ओके करके आप सारे के सारे पार्ट्स, सारे के सारे भाग देख लेना। उसके बाद जब आप बाल विकास के पेपर कोई भी हल कर रहे होगे, बाल विकास का क्वेश्चन हल कर रहे होगे पेपर में, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत, बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा मदद आपको मिल रही होगी, ठीक है साथियों। और एक बार मैं चलते चलते आपको फिर से बता देता हूँ साथियों, मैं बहुत मन से आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ, रियली में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, बहुत सारी किताबों के अध्ययन करने के बाद फिर आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ में आप लोग शेयर जरूर करें। दोस्तों शेयर क्यों करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा गांव में ऐसा रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा रहता है, जिसके पास एक महत्वपूर्ण नॉलेज, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण वीडियोज नहीं पहुँच पाते हैं, ताकि उन बच्चों के पास भी ये जानकारी पहुँच पाए, ये वीडियो पहुँच पाए, ताकि आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। आप लोग एक बार कम से कम वीडियो को शेयर अवश्य किया करें, ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके कुल मिला के कितने वीडियोज आपके, कितने क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में आपके सही हुए हैं, ठीक है साथियों। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।